बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि हम वन पेपर के हवाले से इंडो पाक हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए एमसीक्यूज के हवाले से। तो बहुत सारी लेक्चर्स हमारे इस सीरीज के रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज जो है वो हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का जो है वो लास्ट इसका लेक्चर है बिफोर 1857, क्योंकि 1857 से आगे फिर वो जो है वो तहरीक पाकिस्तान स्टार्ट हो जाती है। तो उससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर्स है जिन खानदानों ने बरसगीर पर हुकूमत की थी, और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट खानदान है जिसके लास्ट में हुकूमत की थी, मुगलिया खानदान, बहुत फेमस मुगलिया खानदान जिसने बरसगीर पर तकरीबन 331 साल तक हुकूमत की थी। और इनका जो हुकूमती सिलसिला है वो 1526 ईस्वी में, जब पानीपत में पहली लड़ाई होती है ज़हीरुद्दीन बाबर की और इब्राहिम लोदी की, तो ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर जो है वो दिल्ली में, इंडिया में ख़ानदान मुगलिया की हुकूमत की बुनियाद रखता है। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे, इसके की पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेटा आपको मैं एक यहाँ पर दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अगर आपने एमके प्रिपरेशन के नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरन सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि आपको नई वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी, जो हमारी लेक्चर्स हैं, जो हमारी जो नई जॉब्स की इंफॉर्मेशन हैं, या इसके अलावा जो पास्ट पेपर हम डिस्कस करते हैं वो सारी आप तक जो टाइमली पहुंचती रहेंगी। और इसके अलावा एक और अहम बात कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल हिस्ट्री हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि डिटेल हिस्ट्री आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। वन पेपर एमसीक्यूज के लिए जितना जरूरी है ये उतना ही हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट ईयर्स डिस्कस करते हैं, नोटेबल पर्सनैलिटीज डिस्कस करते हैं, और एक ओवरव्यू दे देते हैं जिसके आपके माइंड में एक स्केच बन जाता है कि मैंने इसको लेके कैसे चलना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी, which starts from 1526 and ends up to 1857। इसके हम जो है वो आज की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जी। इसका इंट्रोडक्शन देखिए। जो मुगल एम्पायर है ये रूल करती है 1526 से लेकर 1857 तक, तकरीबन 331 साल ये बनते हैं जी, 331 साल। ठीक है जी। और इसकी खसूसियात कौन सी हैं जी? वास्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन, हुकूमत जो इसका टेरिटरी है, जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा है इस हुकूमत का, वास्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन है। और इसके अलावा जो है वो एक इंडियन कल्चर को एक नई शेप देती है, जिसके अंदर इनकी कंस्ट्रक्शन बहुत उम्दा है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनकी रिलीजियस पॉलिसीज बहुत उम्दा थी, और इसके अलावा आर्टिस्टिक हेरिटेज इनका बहुत ज़बरदस्त था, बहुत कमाल का आर्टिस्टिक हेरिटेज था। और सबसे मेन चीज़ जो इनकी हुकूमत की थी वो थी मरकजियत। इनकी हुकूमत में मरकजियत बहुत अच्छी थी। इनका जो हुकूमत था, जो मरकजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और उसने बहुत अरसे तक मुख्तलिफ इलाकों में जो अपना कंट्रोल है उसको मजबूती से जो है वो ग्रिप किया था, जिसकी वजह से इनकी जो हुकूमत है वो तकरीबन 331 साल तक जो है वो चली थी। नेक्स्ट देखें जी, ओरिजिन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का ओरिजिन कैसे होता है? 1526 में मुगल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बाबर, हु ट्रेस्ड हिज लीनिएज टू तैमूर टू हिज फादर साइड एंड चंगेज खान ऑन हिज मदर साइड। थोड़ा सा बाबर जो कि फाउंडर भी था इस मुगलिया सल्तनत का, उसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि जो बाबर था उसका जो फादर की तरफ से उसका सिलसिला था वो तैमूर से मिलता था, और जो उसकी मदर थी वो चंगेज खान के खानदान से थी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो थे ये चंगेज खान और तैमूर खान के खानदान से था, मुगलिया खानदान। दिस इज सेंट्रल एशियन हेरिटेज इन्फ्लुएंस द मुगल कल्चर एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। इनका जो ओरिजिन था वो सेंट्रल एशिया था, क्योंकि ये तैमूर और जो चंगेज़ खान है इनका जो ओरिजिन था वो सेंट्रल एशिया था। तो इनके जो खसूसियात थी वो इनकी हुकूमत के अंदर भी और इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुमायां थी, डोमिनेट थी। इसके अलावा बाबर के बारे में देखिए कि बाबर का जो दौर हुकूमत था वो बहुत शॉर्ट था, 1526 से लेकर 1530 तक, क्योंकि ये इस
हुकूमत का बानी भी था। ही वॉज आल्सो द फाउंडर ऑफ मुगलिया खानदान। सो इसको हम देखेंगे कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। एक तो ये पॉइंट इसके अंदर नोट कीजिए। उसने इंडिया को कन्क्वर किया, फतह किया बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो एक ही लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं, उनको जरा आप फिर देख लीजिए। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे, इंडिया को उन्होंने कन्कर किया, डिफीट किसको दी? इब्राहिम लोदी को डिफीट दी। कहाँ दी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में दी। ये लड़ाई हुई कहाँ थी? हुई कब थी? 1526 में ये लड़ाई हुई थी। तो ये बहुत सारे एक मल्टी डाइवर्स एक लाइन है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी है। हिज रीन लेड द फाउंडेशन ऑफ एम्पायर। फाउंडेशन इसने रखी इस एम्पायर की, ठीक है जी। एंड हिज मेमोरीज द बाबरनामा प्रोवाइड द डिटेल अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एंड कैंपेन्स। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि बाबरनामा जो है ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है। बाबरनामा इज द ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती क्या है? जो कोई बादशाह खुद अपनी जिंदगी के हालात लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मुगलिया खानदान में से 2 बादशाह ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के हालात कलमबंद किए थे। उनमें से एक बाबर है जो कि पहला हुक्मरान था मुगलिया खानदान का था, और दूसरा जहांगीर। जहांगीर ने भी अपनी जिंदगी के हालात, अपनी हुकूमत के हालात लिखे थे और उस किताब का नाम था तुज़के जहांगीरी। तुज़के जहांगीरी नोट कर लें, तुज़के जहांगीरी किताब थी जो जहांगीर ने लिखी थी, और बाबरनामा वो किताब है जो कि बाबर ने लिखी थी। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दोनों ही। नेक्स्ट है जी द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो एक डिसीजिव मोमेंट था इंडियन हिस्ट्री में। बाबर इसमें विक्ट्री इसको मिली ओवर इब्राहिम लोदी, और उसने इस तरह मुगल रूल की एक फाउंडेशन रखी बरे सगीर के अंदर। हिज यूज ऑफ फील्ड आर्टिलरी प्लेड अ की रोल इन विक्ट्री विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मुगल डोमिनेंस। पहली दफा उसने जो है वो लोदीज के खिलाफ जो है वो तोप खाने का इस्तेमाल किया था, जिससे जो है वो मुगल डोमिनेंस जो है वो वाज़ेह हो गई थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए बाबर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेगेसी। बाबर जो था, although Babur ruled for short period, his military tactics, administrative policies and cultural contribution influenced the future Mughal rulers। तो बाबर ने एक बेस सेट की थी आने वाले हुक्मरानों के लिए कि उन्होंने अपनी मिलिट्री कैंपेन कैसे करनी है, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, और उन्होंने अपनी हुकूमत को कंट्रोल कैसे करना है। गो के बाबर का जो दौर हुकूमत है वो तकरीबन 4 से 5 साल है, लेकिन उसने आने वाले मुगल हुक्मरानों के लिए बड़े गहरे नकूश छोड़े थे। His legacy lives in his the बाबरनामा and the enduring मुगल एम्पायर। इसके जो हालात हैं वो इसकी जो किताब इसने खुद लिखी थी बाबरनामा, उसके अंदर जो है वो पढ़े जा सकते हैं। इसके बाद जो है वो इसका बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर, बाबर का बेटा था। फेस्ड नंबरस चैलेंजेस ड्यूरिंग हिज रीन इंक्लूडिंग द राइज ऑफ शेर शाह सूरी। हुमायूं को बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना था, और उनमें से जो मेन चैलेंज था ना दैट वाज ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का चैलेंज जो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। असल में जो बाबर का दौरे हुकूमत है वो 2 दौरे हुकूमत है। पहला दौरे हुकूमत 1530 से लेकर 1540 तक है। 1540 में शेर शाह सूरी आता है और इससे हुकूमत को छीन लेता है। ये वही शेर शाह सूरी है जिसने जीटी रोड तामीर किया था। हु बिल्ट जीटी रोड, जो कि अफगानिस्तान से निकलकर वो दिल्ली तक जाता है, ठीक है। और दूसरा जो इसका दौर था वो 1555 से लेकर 1556 तक था। तो हुमायूं के जो है वो 2 दौर थे। पहले दौर में से 10 साल हुकूमत की और दूसरे दौर में इसने तकरीबन 1 या 2 साल हुकूमत की थी। दरमियान का जो रूल है वो शेर शाह सूरी का रूल है। हुमायूं वाज टेम्परेरीली आउस्टेड फ्रॉम पावर बट रीगेन्ड द थ्रोन इन 1555। हुमायूं को वक्ती तौर पर शेर शाह सूरी ने जो है वो हुकूमत से निकाल दिया था, लेकिन उसने जो है वो 1555 में दोबारा हुकूमत हासिल की, ओनली टू डाई अ ईयर लेटर आफ्टर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। तो 1 साल बाद ही वो सीढ़ियों से गिरकर जो है वो उसकी मौत हो गई थी। ये बहुत दफा पूछा गया है पेपर के अंदर क्वेश्चन कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई थी, तो वो हुमायूं था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर जो है वो मौत हुई थी। तो इसके 2 दौरे हुकूमत है। पहला दौरे हुकूमत 10 साल का 1530 से लेकर 1540, 1555 से लेकर 1556। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मुगल बादशाह है जिसके दौरे हुकूमत 2 दौरे हुकूमत हैं। तो मुगल बादशाहों में से सिर्फ हुमायूं था जिसने 2 दफा हुकूमत की थी। दरमियान में 15 साल का जो अरसा था वो शेर शाह सूरी का अरसा था। नेक्स्ट देखें जी,
शेर शाह सूरी एंड हुमायूं एग्जाइल। शेर शाह सूरी आता है और हुमायूं जो है उसको जो बेदखल कर देता है। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एंड एस्टैब्लिश द शॉर्ट लिव्ड सूरी डायनेस्टी। 15 साल के लिए जो है वो शेर शाह सूरी आता है और 15 साल तक ये हुकूमत करता है। ड्यूरिंग हुमायूंस एग्जाइल ही सॉट रिफ्यूज इन पर्शिया। जब हुमायूं को निकाल दिया गया तो उसने फिर पनाह कहां पर ली, जाके उसने पनाह ली ईरान के अंदर। ये भी एक अहम पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। ईरान में जाके पनाह लेता है। एंड दिस पीरियड शेप्ड हिज अप्रोच टू गवर्नेंस। उसने अपनी गवर्नेंस की अप्रोच को बेहतर किया एंड डिप्लोमेसी को व्हेन ही रीगेन्ड द थ्रोन, जब उसने दोबारा हुकूमत हासिल की। और 1 साल बाद ही फिर वो सीढ़ियों से गिरकर जो उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद फिर जो वो अगला हुक्मरान आ जाता है। हुमायूं का बेटा था अकबर। इसको अकबर द ग्रेट भी कहते हैं, अकबर आजम, क्योंकि ये बहुत ही अजीम शान हुक्मरान था। गो के इसकी कुछ पॉलिसीज जो है वो एंटी इस्लामिक भी थी, लेकिन फिर भी तारीख के अंदर इसको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से और एक मजबूत गवर्नर के हवाले से जो एक सिंबॉलिकली याद किया जाता है। इसका जो दौर हुकूमत है वो 1556 से लेकर 1605 तक, तकरीबन जो है वो 50 साल तक इसने हुकूमत की थी बरसगीर के अंदर। अकबर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन इंडियन हिस्ट्री। एक अजीम तरीन रूलर के तौर पर इसको जाना जाता है। इसके अलावा ही एक्सपेंडेड द मुगल एम्पायर। इसने मुगल एम्पायर को एक्सपेंड किया थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेसी एंड मैरिजेज अलायंस। अब इसने एक नई चीज मुतारफ कराई थी अकबर ने, जो कि पहले खानदान जो पहले हुक्मरानों ने नहीं किया था। इसने एक तरफ तो इसने मिलिट्री कैंपेन्स की, दूसरी तरफ इसने डिप्लोमेसी यानी बातचीत की, और एक और काम मैरिजेज अलायंस। इसने मैरिज डिप्लोमेसी की। किसी खास इलाके में जाकर वहां की लड़कियों से शादी कर लेता था। वहां की जो गवर्नर्स थे या वहां के जो हुक्मरान थे, इलाकाई हुक्मरान, उनकी औरतों से शादी कर लेता था। तो वहां से एक मैरिज डिप्लोमेसी के तहत वो जो इलाके थे वो अलाइन हो जाते थे, अलाइज बन जाते थे गवर्नमेंट के। तो इस तरह भी उसने एक डिप्लोमेसी चलाई थी, जिसके अंदर जो है वो एक इसकी बीवी थी राजपूत खानदान की थी, जोधा बाई जो थी, उसके साथ भी इसने मैरिज डिप्लोमेसी में ही शादी की थी। और ये बड़ी इसकी चहेती बीवी थी और उसको असरअंदाज भी होती थी जो है वो इसके जो है वो तर्ज हुक्मरानी पर। His reign is known for administrative reforms, religious tolerance and cultural patronage. हम बतौर मुसलमान इसको एक एंटी इस्लामिक हुक्मरान के तौर पर देखते हैं, लेकिन जो बैरूनी दुनिया है वो इसको एक लिबरल और रिलीजियस टॉलरेंट हुक्मरान के तौर पर देखती है, क्योंकि इसने एक नया दीन बनाया था तमाम दीन को मिक्स करके, ताकि मजहब के नाम पर जो लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म किया जा सके और तमाम लोग एक नए दीन को फॉलो करें, जिसमें इस्लाम भी हो, क्रिश्चियनिटी भी हो, जिसमें हिंदुइज्म भी हो, जिसमें जिसमें जो है वो आतिश परस्ती भी हो, जो भी पारसी हो, जो भी मज़हब है, उन तमाम का मिक्सचर बनाकर इसने एक नया जो है वो बनाया था, दीन बनाया था, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं जाकर। अकबर्स मिलिट्री कैंपेन। अकबर ने मिलिट्री कैंपेन्स कौन सी की थी? एक्सपेंड किया मुगल एम्पायर को अक्रॉस नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया, डिफीटिंग राजपूत्स, द सल्तनत ऑफ गुजरात एंड अदर रीजनल पावर्स। इनको इसने शिकस्त देकर जो अपनी हुकूमत को मजबूत किया। हिज मिलिट्री सक्सेस स्ट्रेंथन्स द मुगल कंट्रोल एंड पाव द वे ऑफ फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशंस। मजीद इसके बाद इसने अपनी जो है एक्सपेंशंस की। अकबर से रिलीजियस पॉलिसी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बड़े एमसीक्यूज निकलते हैं। अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज हैं वो समझी जाती हैं एंटी इस्लामिक। गो की लिबरल थी, उसका एक माइंडसेट था कि मजहब के नाम पर लड़ाई ना हो। तो उसने इसका एक हल ये निकाला कि तमाम मज़हब को मिलाकर एक ऐसा मजहब मिला लिया जाए जो तमाम मजहब वालों को कबूल हो। ठीक है, उस दीन को इसने नाम दिया दीन इलाही का। ठीक है, तो इसकी जो पॉलिसी थी दैट इज सुलह कुल इसकी पॉलिसी थी। सुलह कुल से मुराद है कि तमाम लोग आपस में अमन से रहें, और उससे इसने एक नया दीन भी जारी किया, जिसका हम अगली स्लाइड में जिक्र करेंगे। अकबर इंप्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, आ यूनिवर्सल टॉलरेंस, तमाम लोग अमन से रहें, एंड एबॉलिश्ड जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। जिजिया हम पिछले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मुस्लिम गवर्नमेंट के अंदर जो नॉन मुस्लिम टैक्स देते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को, उसको जिजिया कहते हैं। तो इसने जो है ना एक गुडविल जेस्चर के तौर पर जिजिया को खत्म कर दिया था। ही प्रमोटेड इंटरफेथ डायलॉग, इसने मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान डायलॉग को प्रमोट किया थ्रू हिज कोर्ट। अपने कोर्ट के अंदर ये डायलॉग करवाता था, मुबाहसे करवाता था, वेयर हिंदू
मुस्लिम, जैन एंड क्रिश्चियन स्कॉलर्स एंगेज इन डिस्कशंस। तो ये मुख्तलिफ मज़हब के लोग इसके मज़हब के अंदर जो है वो डिस्कशन में ही रहते थे। मकसद इसका ये था कि जो लड़ाइयाँ हैं मज़हब के दरमियान, जो मुख्तलिफ जो इनके पॉइंट्स हैं जिन पे ये कंट्राडिक्ट करते हैं, वो इनको सबको एक पॉइंट पर लाया जा सके। और उस मकसद के लिए ये एक मज़मूम हरकत करता है, एक नया दीन जारी करने की, जिसको दीन इलाही कहा गया। इलाही खुदा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसने कहा था कि जो तमाम दीन है वो अल्लाह ताला की तरफ जाने का रास्ता है, तो इसने दीन इस्लाम की तशख्खुस को बिगाड़ने की एक बड़ी मज़मूम कोशिश की थी, जिसका फिर कला कमा हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, जिसको हम अगले लेक्चर में जो पर्सनैलिटीज़ और मुख्तलिफ रिफॉर्मर्स हैं उसको डिस्कस करना है हमने, उसमें हम डिस्कस करेंगे शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी को, कि उन्होंने फिर इसका कला कमा किया और दीन इलाही को जो है वो इसने ख़त्म करवाया। अकबर इंट्रोड्यूस द दीन इलाही, अकबर ने दीन इलाही को इंट्रोड्यूस करवाया। Syncretic religious movement that sought to blend elements of various faiths including Islam, Hinduism and Zartushism। यानी जो आतिश परस्ती है उसको, हिंदुइज्म को, क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को मिक्स करके एक नया दीन बनाया। आल्दो दीन इलाही डू नॉट गेन वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस, इसको वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं मिली, लेकिन ये कोशिश थी अकबर की कि तमाम लोगों को एक दीन पर इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि इस्लाम की ये बुनियादी खसूसियत ये है कि ये ना तो किसी दीन से मरूब होता है और ना ही किसी दीन के साथ मिक्सअप होता है। इसकी एक अपनी खसूसियत, एक अपना गलबा है, जिसको मिटाने की कोशिश की थी अकबर ने। इसके बाद अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखें कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या हैं। Akbar restricted the Mughal administration by implementing the मनसबदारी सिस्टम विच ऑर्गेनाइज द मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी। इसने मनसबदारी सिस्टम नाफिज किया, जिसमें मुख्तलिफ अमूर के जो मनसब हैं वो लोगों में तकसीम किए जाते थे, जो कि उनको चलाते थे, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं आम ज़बान में। ही आल्सो रिफॉर्म्ड टैक्स सिस्टम, इंप्रूविंग रेवेन्यू कलेक्शन थ्रू द दासला सिस्टम डिजाइंड बाय राजा तोदारमल। अब यहां पर दो तीन चीजें हैं। पहले तो देखिए कि ये राजा तोदारमिल कौन है। राजा तोदारमिल जो था, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। ये अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। एक बार यहां पे इसको नोट कर ले। ये डसाला सिस्टम क्या है? डसाला सिस्टम बेसिकली एक लैंड टैक्स का सिस्टम है, जिसमें जमीनों पर टैक्स लगाया जाता है कि किसकी कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है, उस हवाले से उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये दो चीजें आपने नोट करनी है यहाँ पर कि राजा तोदारमल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आया भी हुआ पेपर के अंदर कि राजा तोदारमल जो है वो किसका फाइनेंस मिनिस्टर था, तो ये अकबर का जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर था। कल्चरल अचीवमेंट्स अंडर अकबर। कल्चरल अचीवमेंट्स क्या है जी इसकी? Akbar was a patron of art. His reign saw the flourishing of Mughal miniature painting, architecture and literature. मिनिएचर पेंटिंग अगर आपने कभी दौरा किया हो अजायब घर का, तो वहाँ पर जो है ना वो छोटी छोटी पेंटिंग्स बनी होती हैं, जिसके अंदर जो इंसानों की, औरतों की, ख़वातीन की, मर्द औरत की जो है ना वो पेंटिंग्स बनी होती है, उसको मिनिएचर कहते हैं, यानी छोटी छोटी पेंटिंग्स। तो इसके अलावा आर्किटेक्चर और लिटरेचर को भी इसने प्रमोट किया। हिज कोर्ट अट्रैक्टेड पोएट्स, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, पर्शिया, मेकिंग इट सेंटर ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। तो इसने अपने जो कोर्ट है, दरबार है, उसके अंदर मुख्तलिफ मुकाम बनाए होते थे, कोई मुशायरों के लिए, कोई अदबी बहस के लिए, कोई मजहबी बहस के लिए। तो एक बड़ा एक मुख्तलिफ मल्टी कल्चरल इसका जो है वो दरबार था। इसके बाद जो है वो जहांगीर आता है जी, इसका बेटा अकबर बादशाह का। जहांगीर अकबर सन कंटिन्यूड द एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर वाइल मेंटेनिंग अ फोकस ऑन जस्टिस एंड गवर्नेंस। जहांगीर जो है वो अपने अदल की वजह से बड़ा मशहूर था। जहांगीर वाज फेमस बाय हिज जस्टिस। तो ये एक उसने एक चेन बनाई थी, एक जंजीर बनाई थी कि जो भी फरियादी आता था वो जंजीर को हलाता था और वो अपनी फरियाद पेश करता था, फिर जहांगीर उसके साथ इंसाफ करता था। तो ये जंजीर अदल उसको बोलते थे उर्दू में, जंजीर अदल। तो जंजीर अदल किसने बनाई थी? ये जहांगीर ने बनाई थी। इसके अलावा जहांगीर ने अपनी किताब भी लिखी थी, जिसको मैं अभी बता चुका हूँ पीछे आपको, तुझके जहांगीरी, जो कि इसने खुद लिखी थी, इसकी ऑटोबायोग्राफी है। He was known for his love of art and nature history and his reign is marked by the flowering of Mughal painting। तो ये इसने भी कल्चर को जो है वो सपोर्ट किया था।
नूरजहां कौन थी? नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर, ये जहांगीर की वाइफ थी एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द मुगल हिस्ट्री। मुगल हिस्ट्री की सबसे ताकतवर तरीन खातून थी और इसकी पॉलिसीज जो हैं वो जहांगीर के फैसलों के अंदर नजर आती थी। शी प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री डिसीजन एंड द आर्ट्स। नूरजहां इन्फ्लुएंस इन कोर्ट पॉलिटिक्स हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द जहांगीर। जहांगीर के दौर में एक हुकूमत के अंदर स्टेबिलिटी पैदा करने में भी नूरजहां के इन्फ्लुएंस का बहुत ज्यादा रोल है। नेक्स्ट देखें शाहजहां। शाहजहां जो है दैट वाज द सन ऑफ जहांगीर, ये जहांगीर का बेटा था और इसका दौर जो है वो गोल्डन एज समझी जाती है आर्किटेक्चर के हवाले से। हिज रीन सा द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉनिक मूवमेंट लाइक द ताजमहल। ताजमहल इसने बनाया, रेड फोर्ट बहुत खूबसूरत बड़ी शानदार किला है दिल्ली के अंदर, ये भी इसने बनाया। एंड द जामे मस्जिद, जो दिल्ली की जामे मस्जिद है, ये बहुत शानदार नमूने आर्किटेक्चर के ये शाहजहां ने बनाए थे। ताजमहल जो है वो आगरा में वाक़या है, जबकि जो लाल किला और जो जामे मस्जिद है वो दोनों दिल्ली में है। शाहजहां रेन आल्सो विटनेस मिलिट्री कैंपेन इन द दक्कन एंड बियॉन्ड। दक्कन के अंदर इसने मिलिट्री कैंपेन्स भी की थी। ताजमहल, शाहजहां का नाम जो है आए और ताजमहल का नाम आए ना आए ये नहीं हो सकता। ताजमहल जो है ये एक बहुत खूबसूरत महल है जो कि सफ़ेद पत्थर से बनाया गया था। इसकी बीवी थी, इसका नाम था मुमताज़ महल। उसकी 37 साल की उम्र में डेथ हो गई थी और इसकी मेमोरी के अंदर जो है उसने ताजमहल बनाया था जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत आइकॉनिक मोनूमेंट है। दिस वाइट मार्बल Mausoleum is considered as masterpiece of Mughal architecture and symbolize the grandeur of Mughal Empire। ये मुगल अंपायर के टेस्ट को जाहिर करता है और इसको एक सिंबल एंड टोकन ऑफ लव भी समझा जाता है कि बादशाह ने अपनी बीवी की मोहब्बत में जो है वो ताजमहल को तामीर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शाहजहां मिलिट्री कैंपेन। शाहजहां लेड सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन इन दक्कन डिफीटिंग अहमदनगर सल्तनत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने अहमदनगर सल्तनत को शिकस्त दी थी एंड एक्सपेंडिंग मुगल इन्फ्लुएंस। हाउएवर फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑफ दीज कैंपेन कंबाइंड विद हिज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स लेड टू इकोनॉमिक चैलेंज। लेकिन इसने ये कैंपेन को अबॉर्ट कर दिया फतह करने के बाद, क्योंकि उस दिनों में एक कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा लगा हुआ था तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था और साथ में इस दौर के साथ इस जो है वो बोझ के साथ आर्किटेक्चर का भी जो बोझ था उसके साथ कंस्ट्रक्शन का जो बोझ था उसके साथ मिलिट्री एक्सपीडिशन को जो है वो चलाना ये एक बहुत बड़ा बोझ था खजाने पर, जिसकी वजह से इसने जो है वो मिलिट्री कैंपेन्स को जो है वो डिसलॉन्च कर दिया। नेक्स्ट को देखें, औरंगजेब आता है जी 1658 में। 1658 से लेकर जो है वो 1707 तक जो इसका दौर हुकूमत है औरंगजेब का। उसने भी मुगल अंपायर को एक्सपेंड किया और उसकी जो नेचर थी वो मिलिट्री नेचर ज़्यादा थी। वो ज़रा जारे और अग्रेसिव बादशाह था और वो बड़ा स्ट्रिक्ट था अपनी रिलीजियस पॉलिसी के हवाले से भी। क्योंकि उसने जो जिजिया को दोबारा स्टार्ट कर दिया। जिजिया मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ क्या होता है। और इसके अलावा ही कॉन्स्टेंट वारफेयर वीकेंड द अंपायर, उसने मुसलसल जो एक वॉरफेयर स्टार्ट की थी अंपायर के अंदर, उसने उसके अंपायर को मजीद कमजोर कर दिया था। नेक्स्ट देखें, औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसीज के हवाले से बड़ा फेमस था ये। डिपार्चर औरंगजेब रिलीजन मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। जो अकबर ने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, एक सेकुलर पॉलिसी स्टार्ट की थी, उससे एक बिल्कुल 180 डिग्री पर जो है वो इसने उसका यू टर्न लिया था। बेसिकली जो औरंगजेब था दैट वाज द ग्रैंड सन ऑफ अकबर। अकबर का ये ग्रैंड सन था। ही इम्पोज शरिया लॉ, इसने शरीयत के कानून को इम्पोज किया। री इंट्रोड्यूस द जिजिया टैक्स ऑन द मुस्लिम्स एंड डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स। इसका एक और ये भी काम है कि जब एक सजदा होता था, जब बादशाह अकबर के दरबार में जो भी आता था तो सजदा करता था, तो औरंगजेब ने जो सजदे को भी खत्म करवा दिया था। दीज पॉलिसीज लेड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द मराठाज एंड सिख्स। तो इसने क्या किया, जब टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए और जब जिजिया नाफिज किया तो फिर जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज थी उनकी तरफ से जो है वो एक रेजिस्टेंस आनी स्टार्ट हो गई। मराठाज रेजिस्टेंस देखें, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस मराठा की तरफ आती थी, ये मराठा जो है ये मुंबई के इलाके में, बंबई के इलाके में रहते थे। मराठा लेड बाय शिवाजी रेजिस्टेड मुगल कंट्रोल ड्यूरिंग द औरंगजेब रीजन।
औरंगजेब रीन के दौर में, औरंगजेब के दौर हुकूमत में जो शिवाजी थे जो कि सरपंच थे मराठास के, उन्होंने रेजिस्ट किया मुगलों के खिलाफ। औरंगजेब मिलिट्री कैंपेन इन दक्कन ड्रेन्ड द एम्पायर रिसोर्सेज एंड इज इनएबिलिटी टू फुली सबड्यू द मराठास कंट्रीब्यूटेड टू द एम्पायर डिक्लाइन। अब दो चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, एक आ जाती है कि दक्कन में जो उसकी कैंपेन हुई थी मिलिट्री कैंपेन, और जो मराठास के खिलाफ जो कैंपेन थी, इसने खजाने पर बड़ा बोझ डाला और इसकी वजह से जो इसकी हुकूमत है वो क्या होती चली गई, वीक होती चली गई। इकोनॉमिक स्ट्रेन अंडर द औरंगजेब, इकोनॉमिक स्ट्रेन ये भी हम बता रहे हैं कि वारफेयर इन दक्कन, और जो मराठा के खिलाफ जो इसकी जंग थी उसने जो है वो एक हैवी नुकसान पहुंचाया खजाने को, जिससे जो इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वीक होती चली गई। डिक्लाइन आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब के बाद एक डिक्लाइन आता है फॉलोइंग औरंगजेब डेथ इन 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और जो मुगल अंपायर है अब उसके बखिए उधड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने डिक्लाइन की तरफ सफर शुरू कर देती है। सक्सेसिव एम्परर्स वर अनएबल टू मैनेज द वास्ट टेरिटरीज और कंट्रोल द इंक्रीजिंगली पावरफुल रीजनल लीडर्स। इसके बाद जो आने वाली, औरंगजेब के बाद जो आने वाले जो मुगल हुक्मरान हैं उनके लिए फिर मुश्किल था इस हुकूमत को संभालना, और इस दौर में याद रखिए 1707 के बाद जो है वो एक यूरोपियन कंट्रीज़ की जो ब्रिटिश जो उसका इन्फ्लुएंस है और जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है जो हम डिस्कस करेंगे एक अलहदा लेक्चर के अंदर, उसका भी इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने पंजे जो है वो गाड़ चुकी थी बरसगीर के अंदर, और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो उसकी इजारादारी जारी थी, उसकी मनमानियां जारी थी, तो उससे भी जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वीक हो गई थी। दिस पीरियड मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द एम्पायर्स डिक्लाइन। अब 1707 के बाद जो है वो मुगलिया खानदान की जो है वो एक डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, और उसके एग्जैक्ट 150 साल बाद जो है वो मुगलिया सल्तनत जो है वो जमीन बोस हो जाती है, और यहां पर जो है वो ब्रिटिश राज जारी होता है। वीक रूलर्स पोस्ट औरंगजेब, औरंगजेब के बाद जो वीक रूलर्स कौन कौन से थे, उनके अंदर जो शामिल थे बहादुर शाह वन, जहांदार शाह एंड फर्रुख सियार। इन्होंने स्ट्रगल की थी सेंट्रल अथॉरिटी को मेंटेन करने की, लेकिन जो उनके गवर्नर्स थे और जो मुकामी हुकूमतें थी वो इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि फिर वो जो मरकजियत है हुकूमत की दोबारा कायम नहीं रह सकी थी। नादिर शाह का हमला आता है जी 1739 में। नादिर शाह जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत एक फेमस करैक्टर है अयाशी के हवाले से मुगलिया ख़ानदान का। 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीले को शिकस्त दी थी, और इसने जो है वो दिल्ली को सैक कर दिया। इसने जो क्या किया, इमेंस वेल्थ अपने साथ लेके गया, और जो मशहूर ज़माना पीकॉक थ्रोन है, जो उसके मोर के पंखों का बना हुआ ताज है, उसको भी जो अपने साथ ले गया था। इसके बाद जो है वो अहमद शाह अब्दाली के जो हमले हैं उसने भी एक अहम किरदार अदा किया था, जो कि 1761 में एक थर्ड पानीपत वार हुई थी अहमद शाह अब्दाली के दरमियान, उसने और मराठों के दरमियान, और मराठों की जो सरपरस्ती है वो मुगल कर रहे थे, तो उसने मजीद कमज़ोर किया था मुगलिया सल्तनत को। द राइज ऑफ रीजनल पावर्स, द मुगल अंपायर वीकेंड रीजनल पावर्स लाइक मराठा, सिख एंड राजपूत बिगेन असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने जो है ना अपने आप को अपनी आज़ादी को जो है ना वो सिग्निफाई करना स्टार्ट कर दिया मुगल, और वो डिपेंड नहीं करते थे मुगलिया गवर्नमेंट के ऊपर, और वो अपने जो है इलाकों के अंदर खुद मुख्तार होने शुरू कर दिया। जिस तरह नवाब ऑफ बंगाल है, अवाध है, हैदराबाद है, तो वो भी जो है वो एक खुद मुख्तारी उन्होंने अपनी अज खुद बना ली थी, जिससे जो मुगल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल जो है वो काफ़ी हद तक वीक हो गया था सल्तनत के ऊपर। इसके बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 18वीं सदी के अंदर, और 18वीं सदी के अंदर आकर वो जो है वो बैटल ऑफ प्लासी, जंगे प्लासी जो है 1757 में होती है, और इसमें लॉर्ड क्लाइव, याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव, ये शिकस्त देते हैं सिराजुद्दौला को, और वहां पर जो है वो बंगाल के अंदर जो है वो ब्रिटिश राज जो है वो उसका आगाज करते हैं। और मीर जाफर आपने सुना होगा नाम, मीर जाफर भी जो है ये जंगे प्लासी का ही एक अहम किरदार था, जिसने साथ दिया था लॉर्ड क्लाइव का, और सिराजुद्दौला को उसमें शिकस्त हुई थी।
डिक्लाइन ऑफ मुगल इकोनॉमी डिक्लाइन, कंटिन्यूस वार्स हैं, लॉस ऑफ की टेरिटरीज, राइज ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो ये तीन वजूहात थी जिसने मुगल इकोनॉमी को डिक्लाइन किया कि एक तो मुसलसल जंगें, दूसरा जो है उनकी अहम जो टेरिटरी थी जहाँ से उनको रेवेन्यू आता था वो उन्होंने उनका कंट्रोल खो चुके थे, और जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो इतने पंजे मजबूती से गाड़ चुके थे अपने बरसगीर के अंदर, जिससे जो है वो मुगलिया खानदान जो है वो बहुत कंट्रोल हो गया। मुगल ट्रेजरी वाज फर्दर डिप्लीटेड बाय द इन्वेजन ऑफ नादर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में और नादर शाह ने 1739 में जो हमला किया था उसके नतीजे में इनका खजाना जो है वो मजीद खाली हो गया था। अब अहमद शाह अब्दाली का जो है वो हमला आता है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई है, थर्ड वार ऑफ पानीपत। इट इज द थर्ड वार ऑफ पानीपत, याद रखिएगा 1761 में होती है, और ये होती है अहमद शाह अब्दाली के दरमियान और मराठास के दरमियान। मराठास के दरमियान होती है। मराठा को उस वक्त जो है वो मुगल सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इस हमले से भी जो है वो खजाने को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और ये हमला होता है 1761 के अंदर, याद रखिएगा 1761 के अंदर जो है वो। और एक और बात यहाँ पर, जो अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था वो किसके कहने पे किया था, किसकी दावत पे किया था? शाह वलीउल्लाह। जब उसने देखा कि मुगलिया खानदान के हालात कुछ ठीक नहीं है और वो अयाशियों में और लहू-लाभ में पड़े हुए हैं, तो उसने एक अहम मुसलमान हुक्मरान जो कि अफगानिस्तान के हुक्मरान थे और काफ़ी ज़्यादा मजहबी थे, अहमद शाह अब्दाली, उनको दावत की कि आप यहाँ पर हमला करके जो है वो यहाँ पर एक मुसलमान हुकूमत कायम करें। तो लेकिन उन्होंने हमला किया और दौलत लूट के चले गए साथ में, और मुगलिया खानदान को मजीद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रहम करम पर छोड़ दिया। मुगल आर्किटेक्चर में देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है इसके, ताजमहल शाहजहां ने इसको बनवाया, हुमायूं का मकबरा, इसके अलावा रेड फोर्ट दिल्ली में है, फतेहपुर सिकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसके मुगल आर्किटेक्ट के नमूने। इसलिए लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद जो है, या उसके अलावा जो वो मकबरा जहांगीर है, शालामार बाग है, सारे के सारे मुगल आर्किटेक्चर में आते हैं। फतेहपुर सिकरी है वाज बिल्ड बाय अकबर, सर्व्ड एज द मुगल कैपिटल फॉर अ ब्रीफ पीरियड। ये फतेहपुर सिकरी अकबर के दौर में मुगल दौर का एक ब्रीफ पीरियड के लिए कैपिटल भी रहा है। रेड फोर्ट कहाँ वाक़ है? ये रेड फोर्ट वाक़ है दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। बनाया किसने था? शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में, और ये 200 साल तक जो है वो मुगलों की रहाइश भी रहा है, यानी मुगल इसमें रहाइश पजीर भी रहे हैं तकरीबन 200 साल तक। बहादुर शाह जफर जो है ये आखिरी बदकिस्मत हुक्मरान हैं मुगलिया खानदान के। बहादुर शाह 2 इनको कहा जाता है, इससे पहले बहादुर शाह 1 भी आए थे जो कि औरंगज़ेब के बाद आए थे, और बहादुर शाह 2 जो हैं ये 1837 से लेकर 1857 तक जब बरतानिया ने कब्जा किया था बरसगीर पर तब तक हुक्मरान रहे हैं। ही प्लेड अ सिंबॉलिक रोल ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, यानी सिंबॉलिकली ये किंग थे सब कॉन्टिनेंट के, जब हमला किया किसने? इसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कैप्चर किया बरसगीर को, डायरेक्टली जो है वो ताजे बरतानिया की निगरानी में दे दिया। इसके बाद जो है इनको एग्जाइल कर दिया गया बर्मा में, इनको जलावतन कर दिया गया। रंगून शहर था बर्मा का, और बर्मा में ही रंगून में इन्होंने जलावतनी के दौर में इनकी डेथ हुई थी। हिज रीन मार्क्ड द ऑफिशियल एंड ऑफ द मुगल डायनेस्टी, जो ऑफिशियली जो मुगल डायनेस्टी खत्म हुई थी वो बहादुर शाह जफर के दौर में हुई थी। नेक्स्ट है जी द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। 1857 में इंडियन के अंदर एक रिबेलियन हुई थी जिसको हम नाम देते हैं स्पाई म्यूटिनी। स्पाई म्यूटिनी किसे कहते हैं? मुसल्ला बगावत। मुसल्ला बगावत को हम सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। इसको हम दोबारा से जरा ओपन कर लेते हैं जी। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 आल्सो नोन एज सिपाही म्यूटिनी, यानी मुसल्ला बगावत हुई थी 1857 में, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। बहादुर शाह 2 वाज डिक्लेयर्ड द सिंबॉलिक लीडर ऑफ द रिबेलियन। बहादुर शाह जफर को जो है वो, चूंकि उसको तो हुक्मरान था बरसगीर का, तो एक सिंबॉलिक लीडर उसको समझा जाता था, तो उसी से फिर जो है वो हुकूमत चीनी थी ऑफिशियली अंग्रेजों ने। आफ्टर ब्रिटिश सप्रेस द रिवॉल्ट मुगल एम्पायर वाज फॉर्मली डिसॉल्व्ड। जब उस म्यूटिनिटी को दबा लिया, ख़त्म कर दिया, कुचल दिया ब्रिटिश एम्पायर ने, तो फिर वो ऑफिशियली जो है वो मुगल एम्पायर जो है वो डिसॉल्व हो गई। एंड ऑफ मुगल एम्पायर जो है वो 1857 में मुगल एम्पायर एंड हो जाती है, और यहाँ पर हमारा लेक्चर भी एंड होता है। यहाँ से जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है वो स्टार्ट होता है बरसगीर के अंदर, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और तकरीबन 90 साल तक जो है रहता है। उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया
दो आज़ाद सल्तनतें वजूद में आती हैं। टॉपिक्स बहुत लेंथी थे, लेकिन हमने कोशिश की है कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से जो मेन चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकें। हम इनकी डिटेल वीडियोस भी बाद में अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हम एक एक चीज़ को जो है वो बार बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो अभी तक के लिए आपका यही टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके MCQ सॉल्व करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारा MK प्रिपरेशन चैनल वॉच करते रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।